Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी बनाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। ऐलान किया कि पंजाब के पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल की पेंशन मिलेगी। अब तक सिस्टम यह था कि एक शख्स जितनी बार विधायक रहता था उसे उतनी ही ज्यादा पेंशन मिला करती थी। मान ने आज पंजाबी में बयान जारी कर कहा कि चाहे कोई नेता 5 या 6 बार ही विधायक क्यों ना रहा हो, पेंशन एक कार्यकाल के बराबर ही मिलेगी। यही नियम फैमिली पेंशन पर भी लागू होगा। फैमिली पेंशन नाम से जाहिर है परिजनों को मिलने वाली पेंशन को कहते हैं। मान ने दावा किया इससे पंजाब के खजाने में बचत होगी और पैसा जन कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। मीडिया रफ्तों में अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। एक अनुमान यह है कि इससे पंजाब सरकार 5 साल में तकरीबन 80 करोड़ रुपए बचा लेगी। बड़ी रकम नहीं है पर सिंबॉलिक मूव है, बड़ा मूव है। दूसरी सुर्खी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बनाई। वो 24 मार्च के रोज भारत आए। लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद से पहली बार है कि चीन से कोई वरिष्ठ मंत्री आया। दर्शक जानते हैं अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब चीन की सेना ने युद्ध अभ्यास के बहाने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर लिया और भारत की टुकड़ियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने पेट्रोल पॉइंट्स तक गश्त से रोका। चीन पहले से ही लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा किए बैठा है। अप्रैल 2020 का अतिक्रमण कब्जे को बढ़ाने की कोशिश था। मई के पहले हफ्ते से दोनों सेनाओं के बीच छिटपुट झड़प होने लगी। न गोली चली न किसी की जान गई। लेकिन 15 जून की शाम को गलवान घाटी में हुए टकराव में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन के नुकसान को लेकर पुख्ता आंकड़े नहीं है। अलग अलग सोर्सेज के मुताबिक 2 से लेकर 60 सैनिक तक चीन के संघर्ष में मारे गए। घटना के बाद से लद्दाख पर सभी की नजर है। दोनों सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद पेंगयोंग सो और गोगरा पोस्ट जैसे इलाकों से दोनों सेनाएं कुछ पीछे हटी। लेकिन अब भी हॉट स्प्रिंग समेत एलएसी के कुछ और इलाके दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के करीब हैं। अग्रिम तैनाती के अलावा भारत और चीन ने अपनी अपनी तरफ से कम 50,000 सैनिकों को लद्दाख के शुष्क और ठंडे रेगिस्तान में स्थायी रूप से तैनात किया है, जो चिंताजनक है। छोटी सी चूक का नतीजा भी बड़ा हो सकता है। इसलिए आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात महत्वपूर्ण थी। बताया गया कि चीन आने वाले दिनों में भारत से अपने संबंधों को सामान्य करना चाह रहा है। चाहता है कि भारत ब्रिक्स समिट में शिरकत करे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की साझेदारी की बैठक साल के अंत में चीन में होगी। चीन विदेश मंत्री के अलावा पोलित ब्यूरो के दूसरे सदस्यों के दौरे भी करवाना चाहता है। बदले में चाहता है कि भारत भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन भेजे। चीन की चाहत है कि ब्रिक्स और दूसरे राजनयिक मंचों पर उसका काम पहले की तरह चलता रहे। भारत भी चीन से संबंधों को खत्म नहीं करना चाहता, पर जरूर चाहता है कि मिलने मिलाने के अलावा चिंताओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें सबसे ऊपर है संप्रभुता। भारत चाहता है कि लद्दाख में हालात अप्रैल 2020 से पहले के दौर में लौटें। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मंच पर वांग यी ने जब कश्मीर का जिक्र किया तब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बारे में हमने अपने इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में आपको विस्तार से बताया था। आज भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में यह मुद्दा उठा। आज हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने वांग यी को बताया कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं है, प्रगति हो रही है, रफ्तार कम है। डॉक्टर जयशंकर का बयान जो सामने आया उसमें लद्दाख के तनाव का जिक्र है, पर क्या कोई सहमति बनी ये अभी साफ नहीं हो पाया। बातचीत चल रही थी, चलती रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने 3 और बिंदुओं पर बात की। पहला, चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र जिनकी पढ़ाई लद्दाख संकट के चलते अधर में लटकी है। दूसरा, अफगानिस्तान के हालात और तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वांग यी से मिले। एनएसए ने चीनी विदेश मंत्री से कहा, सीमा पर कई जगह दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। समस्या का जल्द और संपूर्ण निराकरण हो तभी संबंध सामान्य हो सकते हैं। आखिरी सुर्खी जुड़ी है एक ऐसे मुद्दे से जिसे लेकर भारत बेहद असहज रहता है, रिफ्यूजी। दर्शक जानते हैं श्रीलंका में महंगाई बढ़ते हुए उस स्तर तक पहुंच गई जहां सर्वहारा भुखमरी की कगार पर है। तमिलनाडु के तट पर श्रीलंका से रिफ्यूजियों के 2 समूह आ चुके हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये रिफ्यूजी किसी धार्मिक या नस्लीय प्रताड़ना के चलते नहीं, आर्थिक कठिनाइयों के चलते आए हैं। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इनके लिए किस तरह के प्रबंध करती है, क्योंकि पूर्व में आर्थिक कठिनाइयों के चलते भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों और नस्लीय तथा धार्मिक प्रताड़ना के चलते आए रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत सरकार का रवैया यही रहा कि इन्हें भारत में जगह नहीं दी जा सकती। गौरतलब है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत भी श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। ये थी शो की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर।